Namaskar. Welcome, friends. Today, on the occasion of World Hand Hygiene Day, I am delighted and honored to have Dr. Muktanjali Arya, a renowned microbiologist of the country, with me. I am happy to share that a good microbiologist is an integral part in treating critically ill patients in intensive care unit. Dr. Arya is a senior consultant in microbiology and head of the lab services and infection control at Deep Hospital, Ludhiana. Prior to this, she was the head of the lab services and infection control at SPS Apollo Hospitals, Ludhiana, for 15 years. She is one of the pioneers in the private sector of the branch of microbiology in northern India. She has done her MBBS from Lady Hardinge Medical College, Delhi University, and MD Microbiology from University College of Medical Sciences, Delhi University. She has 24 publications to her credit. She has delivered guest lectures in national and international and local conferences, presented papers, given radio talks, and she loves to actively participate in the community programs on infection control. I welcome you, Dr. Muktanjali. Thank you so much, Dr. Deeptimala. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? सबसे पहले डॉक्टर दीप्तिमाला आपका बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद for such a beautiful introduction. Okay, coming to you want to know who is a microbiologist? Microbiologist. The word microbiologist, इसी से it's clear that it is someone who studies microbiology. So microbiology would mean study of microbiology से अगर हम लेंगे तो study of microbes. Micro मतलब germs, common language में germs. Microbe जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं. Micro क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं. इतने छोटे होते हैं कि आंख से नजर नहीं आते. और ये जो germs हैं, germs में जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस या पैरासाइट्स जिसको कॉमनली लोग कीड़े बोलते हैं, ये सब माइक्रोबायोलॉजी में आता है. और हिंदी में इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को. अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करे वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एमएससी करे वो भी, पीएचडी भी है. बट जो एमबीबीएस करके एमडी करते हैं, लाइक आई एम एमडी माइक्रोबायोलॉजी, वी आर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो लैब सर्विसेज में जहां पे डायग्नोस्टिक सर्विसेज होते हैं वहां पर एमडी माइक्रोबायोलॉजी होते हैं. थैंक यू. ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और ज़्यादातर आप लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं और आप लोग डायग्नोसिस बनाने में हम क्लिनिशियंस की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. जैसे कि हम क्रिटिकल केयर में हैं तो हम समझते हैं कि आप लोगों का कितना योगदान है. एग्जैक्टली आप लोग क्या वर्क करते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मेन होता है लैब रिलेटेड वर्क. तो इसमें हम डिटेक्ट और डायग्नोस करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड है. तो हम इन्फेक्शन जब कह रहे हैं तो इन्फेक्शन क्या होती है? जो जर्म से होती है, जिसको मैं माइक्रोब्स कह रही थी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आंख से नहीं दिखाई देते, उन जर्म से जो इन्फेक्शन होती है उसका डायग्नोसिस बनाने में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं. अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, सबसे कॉमन जो सबको मालूम होता है कल्चर जैसे यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, स्पूटम कल्चर, मतलब बलगम का कल्चर्स, इस तरह के जो कल्चर्स. तो कल्चर में करते क्या है, जब हम सैंपल लेते हैं हमारे पास इस तरह के मीडिया होते हैं जिनमें हम उन जर्म्स को ग्रो करते हैं. तो जब वो ग्रोथ आती है उससे डिटेक्ट होता है और ग्रोथ के बाद हम उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं. हम देखते हैं वो किस किस एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा. तो आप कल्चर की रिपोर्ट में हमेशा आप देखते होंगे कि कौन सा यूरिन कल्चर है जैसे, तो ये बैक्टीरिया है और ये एंटीबायोटिक्स इस पे काम करेंगे. तो कॉमनली लोगों को ये मालूम होता है कि कल्चर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी वाले. उसके बिसाइड्स इन्फेक्शन रिलेटेड चीजें, जैसे आपका जब टाइफॉइड का डायग्नोसिस बना तो उसमें आपने ब्लड कल्चर कराया, साथ में विडाल कितना कॉमनली नोन टेस्ट है. ये ब्लड सैंपल लिया आपका, उसका विडाल टेस्ट लगा.
तो वो टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए वो एक इन्फेक्शन है, उसके डायग्नोसिस के लिए भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिपोर्ट करेगा। जैसे और टेस्ट हो गए, जैसे अभी आजकल कोविड के टाइम में कोविड पीसीआर इज बीइंग डन बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट हैं, और जैसे स्टूल टेस्ट, आप स्टूल टेस्ट के लिए देते हैं, डायरिया हो गया। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जिनमें डायग्नोसिस बनता है किसी इन्फेक्शन का, उसको डिटेक्ट करते हैं, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में और बॉडी के किसी भी फ्लूइड की यदि हम जांच भेजते हैं, ब्लड है, हाँ जी। यूरिन है, स्पूटम है, या आपकी बॉडी में कोई भी एब्सेस है, कैविटी है जिसमें से पस निकल रहा है, या किसी भी कारण कोई फ्लूइड छाती में भर गया है या पेट में भर गया है, तो बॉडी से कोई भी जो फ्लूइड निकाला जाता है, जो उसकी जांच होती है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो क्या पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलग होते हैं? बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो ज्यादा हाँ। पैथोलॉजिस्ट ही समझते हैं। हाँ, यहाँ वो आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो लेबोरेटरी सर्विसेज हैं जहाँ पे डायग्नोसिस बनते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, उसमें मेन 3 ब्रांचेस हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस करते हैं। पैथोलॉजी की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो डिटेक्ट करते हैं स्टडी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको फीवर हुआ तो आपने ब्लड दिया, सेल ब्लड काउंट कराया, हीमोग्लोबिन कराते हैं लोग, यूरिन माइक्रोस्कोपी, रूटीन माइक्रोस्कोपी कराई, या फिर जैसे बायोप्सीज कराते हैं लोग डायग्नोस, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। तो कैंसर जो है वो इन्फेक्शन नहीं है, वो नॉन इन्फेक्शियस कॉज है। तो जो डिजीजेस के इफेक्ट्स की स्टडी होती है वो उसमें ज्यादा पैथोलॉजी में होती है। बोन मैरो सबने सुना है, सुई की जांच जिसे हम FNAC बोलते हैं, इस तरह की जांचें की जाती हैं रूटीन में पैथोलॉजी में। और पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 3 ब्रांचेस जरूर हैं, पर ये इंटरलिंक्ड हैं और इनमें भी आपस में थोड़ा ओवरलैप होता है। ऐसा कोई 100%, कुछ टेस्ट डिफाइंड है कि पैथोलॉजी में होंगे, कुछ माइक्रो बायोकेमिस्ट्री में, पर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग भी होते हैं। एंड कमिंग टू बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में कैसे टेस्ट है, जैसे आप लोग कराते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, ऐसे बोलते हैं ना, किडनी फंक्शन टेस्ट कराए, लिवर फंक्शन टेस्ट कराए, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके T3 T4 कराया, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह के टेस्ट। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, जो बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। तो ये केमिकल्स हैं जो डिटेक्ट किए जा रहे हैं, लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हमारे। तो बेसिकली तीनों डिफरेंट है, 3 अलग स्टडीज हैं, इनमें अलग अलग MD होती है। आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और ये इंटर रिलेटेड हैं। ऐसे मेडिसिन की जितनी भी स्पेशलिटीज हैं उसमें स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं, पर अल्टीमेटली बॉडी तो एक ही है। तो मैं एज इंटेंसिविस्ट समझती हूँ कि हर चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ ही इंटर रिलेटेड है। Will you like to give any specific instructions to your either colleague doctors or patients जब वो आपके पास कल्चर सैंपल भेजते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कल्चर भेजा जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो लैब होता है, लैब में 3 फेजेस होते हैं। एक होता है टेस्ट से पहले, एक होता है जब हम टेस्ट करते हैं, और एक टेस्ट के बाद। टेस्ट से पहले हम उसको बोलते हैं प्री एनालिटिक फेज। एनालिटिक फेज होता है जब हम टेस्ट प्रोसेस करते हैं, और फाइनली जब हम पेशेंट को रिपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट एनालिटिक। इसमें ज्यादा रोल पेशेंट का और डॉक्टर का, कलीग्स का आता है प्री एनालिटिक फेज में, मतलब सैंपल से पहले उन्होंने ऑर्डर किया, टेस्ट कल्चर ऑर्डर किया। नंबर 1, कोई भी कल्चर एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले देना होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक ले चुका है पेशेंट, तो ऐसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक की अलग नेक्स्ट डोज जब आप लेने लगे हो, उस डोज से पहले कल्चर, ठीक है, पहला। दूसरा, जब आप टेस्ट करा रहे हैं, उस समय एंटीबायोटिक्स के लेवल मिनिमम होंगे बॉडी में, मिनिमम होंगे बॉडी में नेक्स्ट डोज से पहले। मान लो दिन में 2 बार ले रहे हैं तो 12 घंटे बाद ले रहे हैं, तो 12 घंटे के बाद जब नेक्स्ट डोज लेने लगे उस समय कल्चर दे पहले, अगर एंटीबायोटिक शुरू हो चुका है। जी, ठीक है। नेक्स्ट, जो
माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या लैब में जो भी डॉक्टर है उसको आपकी हिस्ट्री की जरूरत होती है, वो बहुत हेल्प करती है डायग्नोसिस बनाने में। नंबर 2। नंबर 3, जिस कंटेनर, आपको एक कंटेनर दिया जाएगा, जो हम कल्चर करते हैं उसके लिए एक स्टेराइल कंटेनर देते हैं। स्टेराइल कंटेनर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी कीटाणु नहीं है, कोई जर्म नहीं है, वो स्टेरलाइज किया गया है, तो उसी कंटेनर में देना है। नंबर 3। और इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपको कि कैसे कलेक्ट करना है, तो सैंपल वैसे ही कलेक्ट करना है जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर से, जो टेस्ट ऑर्डर करते हैं कल्चर का, पेशेंट को ये ना कहें कि टेस्ट दे दो रिपोर्ट ले आना। नहीं, रिपोर्ट के लिए आपको 3 दिन लगेंगे, 72 आवर्स। अर्लीस्ट जो कल्चर पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट दी जाती है 48 आवर्स में, पर प्रेफरेबली आप पेशेंट को 72 घंटे या 3 दिन का समय पहले से बताकर भेजें। नहीं तो कई बार पेशेंट्स को नहीं समझ आता, वो जब आते हैं तो कहते हैं कि अगले दिन ही रिपोर्ट मांगने लगते हैं। सैंपल कलेक्शन में बहुत पेशेंट्स जो हॉस्पिटल का सैंपल कलेक्शन तो लैब बॉयज कर देते हैं, बहुत पेशेंट्स हैं जो घर से अपना सैंपल लेकर आते हैं, जैसे यूरिन का या स्टूल का, कई बार स्पूटम का भी। तो सैंपल कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलेक्शन होते समय वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। तो यूरिन कलेक्शन कैसे करना है, ये आप जो पेशेंट घर पे कलेक्ट कर रहा है उसको जरा गाइड करिए। जो भी कल्चर का सैंपल होता है उसके लिए एक कंटेनर प्रोवाइड किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज अ स्टेराइल कंटेनर। तो वो कंटेनर में ही सैंपल हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरिन से। आपने कंटेनर लिया, पहले हाथ धो लीजिए अपने, कंटेनर को खोल लो, और आपका जो एरिया है, जो यूरिन करने वाला एरिया है मेल्स और फीमेल्स में, उसको आप सोप एंड वाटर से क्लीन कर लो। शुरू का यूरिन, जिसको हम इनिशियल यूरिन कहते हैं, उसको आप फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दो। पर मिड स्ट्रीम यूरिन जिसे हम कहते हैं, शुरू के यूरिन के बाद जो यूरिन आता है जिसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन, उसको डायरेक्टली कंटेनर में जाना चाहिए, और फिर आप उस कंटेनर को बंद कर देंगे। तो मेन बात है कि जो हमारे बॉडी का सैंपल हम दे रहे हैं, जब कोई भी है, वो सैंपल में आपके हाथों से या बाहर से बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी जर्म नहीं आना चाहिए। जो हमारे उसमें जो जर्म है हम वही ग्रो करना चाह रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसी तरह जैसे स्पूटम का सैंपल होता है, स्पूटम में मेन बात तो वही होगी, कल्चर करना है तो आपको कंटेनर मिलेगा, स्टेराइल मिलेगा, आप हाथ साफ करेंगे, कंटेनर खोलेंगे। अब बलगम कैसे लेंगे, स्पूटम को बलगम कहते हैं नॉर्मली। प्रेफरेबली सुबह का सैंपल हो, अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह उठे, पानी नहीं पीना, सिर्फ मुंह को पानी घुमा दो, रिंस कर दो, ताकि मुंह के थोड़े बैक्टीरिया रिंस हो जाए, उसको थूक दो। उसके बाद जोर से अंदर सांस लो, गहरी सांस लेकर बलगम निकालो, और वो बलगम उस कंटेनर में इकट्ठा करके बंद करके लैब में देना है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेफरेबली सैंपल जल्दी से जल्दी लैब पहुंच जाए। सजेस्टेड 1 आवर होता है, वो आइडियल होता है। पर अगर आप बहुत बार लोग नहीं पहुंचा सकते टाइम पे, तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, और जब जाना हो तब निकाल के ले जाइए और लैब में दे दीजिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम यह है कि हम इसलिए रेफ्रिजरेट करना होता है या इसलिए जल्दी देना होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें अगर हैं, तो वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, मल्टीफोल्ड। हमें वो नहीं चाहिए। हमें यूरिन कल्चर है जैसे, उसमें हमें काउंट्स भी देखने होते हैं, इस वजह से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेसिक बातें हैं, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखती हूँ, और मैं अपने सब स्टाफ और डॉक्टर्स से भी ये कहती हूँ, हमारे लिए जो चीज़ डेली एक प्रैक्टिस है, पर जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए लाइफ में ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टू द पॉइंट आंसर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिफोर आई वाइंड अप, आप कुछ जनरल पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं एक कल्चर की और बात बताना चाहूंगी कि बहुत बार डॉक्टर जब कल्चर देते हैं तो वो एक्सपेक्ट, जैसे पास का कल्चर दिया, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें ग्रोथ आनी चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, नेगेटिव भी आती है। नेगेटिव आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, कॉमनेस्ट कारण होता है कि पेशेंट एंटीबायोटिक पे है। दूसरा कारण है कि उसको इन्फेक्शन है ही नहीं, प्रॉब्लम कोई नॉन इन्फेक्शियस कॉज से है।
या फिर कल्चर तो बैक्टीरिया का दिया है पर इन्फेक्शन की वजह फंगस, वायरस या कोई पैरासाइट है, या फिर एक बैक्टीरिया है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है पेशेंट को, वो टीबी का बैक्टीरिया रूटीन कल्चर में नहीं ग्रो करेगा। तो ये रीजंस हो जाते हैं। और एक चीज और है, कोई भी टेस्ट 100% कल्चर पॉजिटिव नहीं होता। अगर आपको टाइफॉइड है तो हफ्ते फर्स्ट वीक में आपने टेस्ट दिया तो पॉजिटिविटी सिर्फ 90% होगी, 100% नहीं होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, 100% टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बिफोर वाइंडिंग अप आई वुड लाइक टू ऐड कि जो बहुत सारे लैब्स में टेक्नीशियन या पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट की रिपोर्टिंग एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ही पता है, उसकी नॉलेज और एक्सपर्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही होता है। और ये आपने एज एन इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट ये देखा ही होगा कि जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिपोर्ट आपके कल्चर्स करता है तो रिपोर्ट ही बदल जाती है, बहुत फर्क पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। से मैं टोटली एग्री करती हूँ। और इसके साथ मैं अपने सब व्यूअर्स से कहूँगी, मेरा चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला, आप लोगों ने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नीचे कमेंट इनबॉक्स में डालिए कि इस छोटे से इंटरव्यू से आपको क्या सीखने को मिला। और भी अगर क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और उनको आगे फिर से हम अगर प्रश्न ज्यादा हुए या तो मैं ही आंसर करने की कोशिश करूंगी, और नहीं कर पाई तो फिर हम आगे कभी डॉक्टर आर्या को फिर से अपने साथ इसमें सम्मिलित करना चाहेंगे। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।